आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिंदगी में कभी ना कभी आप लोगों ने भी इस बारे में जरूर सोचा होगा, जैसा कि एरोप्लेन्स, कार्स, ट्रेन्स, इन सब के पास बेटर व्यू के लिए फ्रंट पर हेडलाइट्स होती हैं। लेकिन फिर इतने बड़े ओशन में ट्रेवल करते हुए इन शिप्स के पास आखिर हेडलाइट्स क्यों नहीं होती? 1912 में सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है टाइटैनिक शिप के साथ, जो रात के अंधेरे में एक बहुत बड़े आइसबर्ग के साथ कोलाइड करता है और कुछ ही सेकंड्स में उसमें इतना बड़ा सुराख हो जाता है कि वो ओशन में डूब जाता है। टाइटैनिक अकेला शिप नहीं था जो इस कोलिजन का शिकार हुआ। इस तरह के 23 मजीद शिप्स हैं जो इस कोलिजन का शिकार हुए हैं, जिसमें रोज शिप, आइसलैंडर शिप, इस तरह के काफ़ी बड़े नाम शामिल हैं। अब मैं आपको बताता चलूं, कुछ ऐसे शिप्स भी हैं जिनके अंदर हेडलाइट्स लाजमी होती हैं। अब आप हैरान होंगे कि वो आखिर ऐसे कौन से शिप हैं। जब हमने इसके बारे में रिसर्च की तो हमें बहुत ही अनबिलीवेबल फैक्ट्स मिले। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं जब टाइटैनिक नामी शिप के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था, 1912 में टाइटैनिक नामी शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। इसमें 2200 से ज्यादा पैसेंजर्स थे और ये जर्नी अटलांटिक ओशन में की जा रही थी। उस वक्त के बनाने वालों का ये मानना था कि ये एक अनसिंकेबल शिप है। इसी वजह से इमरजेंसी की सूरत में इस शिप में बोट्स ना होने के बराबर थी। उस दौर में शिप का नाइट विजन लेने के लिए क्रो नेस्ट बनाए जाते थे। क्रो नेस्ट वो जगह होती है जो कि शिप की टॉप पर होती है और वहां पर 1 या 2 क्रू मेंबर असाइन किए जाते हैं जो रात के वक्त शिप को उसकी सराउंडिंग के बारे में बताते रहे। इसी तरह उस रात भी क्रो नेस्ट में 2 लोग मौजूद थे जो कि 500 मीटर अपने से दूर आइसबर्ग को देखने के बाद फौरन व्हील रूम में ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं। लेकिन टाइटैनिक जो कि 270 मीटर लंबा जहाज था, 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा था, वो उस टाइम ये कैपेसिटी नहीं रखता था कि वो इतने कम टाइम में अपनी पोजीशन चेंज कर ले और इस कोलिजन से बच सके। बिल आखिर बहुत तेजी के साथ वो इस आइसबर्ग के साथ कोलाइड करते हैं और विद इन सेकेंड्स उसमें बहुत बड़ा सुराख हो जाता है और शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि 2.5 से 3 घंटों में वो जहाज डूब जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग शायद ये सोच रहे हो कि अगर टाइटैनिक के पास वहां पर स्पॉटलाइट या हेडलाइट होती तो शायद वो इस कोलिजन से बच सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत इससे ऑपोजिट है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि टाइटैनिक वो अकलौता शिप नहीं है जो आइसबर्ग कोलिजन की वजह से ओशन में डूबा है। इसके साथ 23 ऐसे और शिप भी हैं जो इस कोलिजन का शिकार हुए हैं, जिनमें से एक और नाम आता है आइसलैंडर शिप का, जो कि एक कैनेडियन शिप था और 1901 में ये एक बहुत बड़े आइसबर्ग के साथ अलास्का में कोलाइड करता है और ओशन में डूबने लग जाता है। लेकिन अनलकीली इस शिप के पैसेंजर्स के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो उस शिप से उतर सके, क्योंकि सडनली उस शिप के बॉयलर फट जाते हैं और वो मौके पे ही सब दम तोड़ जाते हैं। अब मैं आपको नेविगेशन की एक हिस्ट्री बताता हूँ। 1848 में इंग्लैंड ने नाइट ट्रैवल करने वाले शिप्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले। इसके हिसाब से हर वो शिप जो ओशन में नाइट ट्रैवल करेगा उसको इन रूल्स को फॉलो करना लाजमी होगा। जैसा कि हर शिप के राइट साइड पे एक ग्रीन लाइट, लेफ्ट साइड पे एक रेड लाइट और टॉप पर एक येलो लाइट होना लाजमी है। इनको पोजीशन लाइट्स कहा जाता है और ये बहुत डिम होती हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ये लाइट्स आपके लिए नहीं बल्कि आपके सामने वाले शिप्स के लिए होती हैं, ताकि वो आपकी पोजीशन और आपकी डायरेक्शन को समझ सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ओशन में एक ग्रीन लाइट और उसके टॉप पर एक येलो लाइट नजर आए, इसका मतलब है कि सामने वाला शिप लेफ्ट से राइट जा रहा है। इसके उल्टा अगर आपको रेड लाइट और उसके टॉप पर येलो लाइट नजर आए तो इसका मतलब है सामने वाला शिप राइट से लेफ्ट जा रहा है। लेकिन अगर आपको रेड लाइट, ग्रीन लाइट और टॉप पे येलो लाइट का एक ट्रायंगल बनता नजर आए तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि सामने वाला शिप सीधा आपकी तरफ आ रहा है। चलो ये तो हो गया शिप टू शिप कोलिजन का, लेकिन आइसबर्ग की कोलिजन का क्या? चलें अब वापस आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि शिप्स में हेडलाइट्स क्यों नहीं होती। इस चीज को समझते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, एक कार है जिसकी लेंथ 4 to 5 मीटर्स है। इस साइज की कार को एक्यूरेट विजिबिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर्स काफी है, जो कि कार के लिए बहुत ब्राइट है। लेकिन जब बात आती है इतने बड़े शिप्स की, तो इतने बड़े शिप्स के लिए 100 मीटर्स काफी नहीं है और यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं। टाइटैनिक जो कि 250 से 270 मीटर लंबा जहाज था, इसका व्हील हाउस जहाँ से कैप्टन जहाज को ऑपरेट करता है और जहाज का फ्रंट 100 या 150 मीटर दूर था।
ऐसी सिचुएशन में अगर 100 मीटर की लाइट लगा भी दी जाए तो वो सिर्फ इतनी होगी कि वो कैप्टन को व्हील हाउस से जहाज का सिर्फ और सिर्फ फ्रंट दिखा सके। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्रो नेस्ट मेंबर जब कैप्टन को बताता है कि जहाज से 500 मीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, तो ये 500 मीटर इतने नहीं थे कि कैप्टन जहाज को किसी पोजीशन पर मोड़ सकता। यहाँ पर हमें कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की ब्राइट लाइट यूज करनी पड़ेगी ताकि क्लियर विजिबिलिटी मिल सके। लेकिन इतनी बड़ी ब्राइट लाइट सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे सामने वाले शिप्स के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। इसकी वजह से बहुत बड़ी कुलयन भी हो सकती है। इसके साथ ही जैसा हमने डिस्कस किया था पोजीशन लाइट्स के बारे में, इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट इस पोजीशन लाइट को भी बिल्कुल डल कर सकती है, जिससे आपके जहाज की पोजीशन और उसकी डायरेक्शन के बारे में अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन हो सकता है। कार्स बेसिकली एक फ्लैट पाथ पे रन करती हैं। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर जो लाइट्स लगी होती हैं वो फ्लैट चल रही होती हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर इतने बड़े शिप्स पर इतनी ब्राइट लाइट लगा दी जाए तो वो वेव्स के साथ अप एंड डाउन होगी, और खुदा ना खास्ता आगे इतनी बड़ी वेव आ जाए और वो आपको इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन दे आपकी अपनी ही लाइट की, तो ये आपके लिए एक हादसे का बायस बन सकती है। इसी वजह से शिप्स के ऊपर लाइट्स लगाना बिल्कुल नामुमकिन है और ये डबल डिजास्टर कॉज करती है। ये तो होगी हमारी बात। अब बात कर लेते हैं नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट ओशंस एनिमल को मजबूर कर सकती हैं कि वो अपनी लोकेशन को डाइवर्ट कर लें। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है जू प्लैंकटन की। इसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। ये आधे सेंटीमीटर का एक एनिमल है जो बड़े एनिमल्स की खुराक है, और इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट इसकी लोकेशन डाइवर्ट कर सकती है और ये पूरे मैरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। अब बात कर लेते हैं आज के दौर में आइसबर्ग कुलयन का क्या हाल है। ये सब तो थी पुरानी बातें जब पूरे का पूरा शिप अपनी विजन के लिए डिपेंडेंट था क्रो नेस्ट में मौजूद 1 या 2 मेंबर पे। तो जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्न रेडार और जीपीएस सिस्टम बने, ये इतने ज्यादा स्ट्रांग और एक्यूरेट हैं कि ये 1000 किलोमीटर तक एग्जैक्ट लोकेशन और डायरेक्शन बता सकते हैं। आज के दिन में रेडार, जीपीएस और पोजीशन लाइट्स, ये वो पोजीशन लाइट्स हैं जो 1948 से चलती आ रही हैं। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है शिप्स के लिए ओशन में ट्रेवल करने के लिए। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कुछ शिप्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर स्पॉटलाइट्स या हेडलाइट्स होती हैं। जी, ये होते हैं आइस ब्रेकर शिप्स। ये ट्रेवल करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। वहां पर आइस शीट्स होती हैं जिनको ये ब्रेक करते हैं ताकि नॉर्मल शिप्स इनके बनाए हुए पैसेज से ट्रेवल कर सकें। अगर वहां पर इनके पास लाइट ना हो तो ये प्रॉपर तरीके से आइस शीट्स को ब्रेक नहीं कर सकते। अब मैं इजाजत चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। नमाज कायम करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।